योगा का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। इस पर हमने एक पहले वीडियो बनाई थी। अब हमारा एक सवाल कि जब योगा का मतलब हमको हमारा है कि विचारों से, विचार मतलब हमारे थॉट्स, हमको थॉटलेस कंडीशन में जाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव योगा का मतलब ये है कि हाइबरनेशन, इसी स्टेट को आप लिबरेशन बोल लो, इसी स्टेट को आप मोक्ष बोल लो, तो यही सारी स्टेट, दिस इज द फाइनल एसेंस और वी कैन से दिस इज द ट्रू डेफिनेशन। एक ट्रू डेफिनेशन है योगा की। अब सवाल ये उठता है कि हमको फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट थॉटलेस होना है, तो योगा में सबसे पहले हम कहते हैं कि आसन। तो आसन का मतलब क्या है, आसन का मीनिंग क्या है? अच्छा, हम सब जानते हैं, हमारे टाइम में हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं या कोई मेहमान आता है, तो अगर ज़मीन पे बिठाना हो तो कहते हैं, मान लो कि कुछ दावत है तो बोलते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए, आसन पे बैठिए। या पंडित जी पूजा करते हैं तो आसन पे बैठिए। जब आप पूजा करते हो तो आप खुद एक आसन पर बैठते हो। तो आसन का मतलब क्या हो गया? एक कि एक जगह आप कंफर्टेबली आराम से बैठ जाओ। यानी आसन का मतलब कहीं ना कहीं एक रिलेशन निकला कंफर्ट से, आराम से बैठ जाओ। जैसे कि आप आराम से बैठ गए, अपना पूजा पाठ करो। अगर कोई ध्यान करने वाला है तो आराम से बैठ के ध्यान करे। मगर सवाल ये उठता है कि आसन का मतलब अगर कंफर्ट है, कि आसन का मतलब मैं अगर आराम से कंफर्ट में बैठा हूं, तो पवन मुक्त आसन क्या कंफर्टेबल पोजीशन है? क्या हलासन कंफर्टेबल पोजीशन है? क्या विपरीत करनी आसन कंफर्टेबल पोजीशन है? थोड़ा सा सोचिए। या चक्रासन इतना कंफर्टेबल पोजीशन है, या कोबरा पोज इतना कंफर्टेबल पोजीशन है? तो एक तरफ आसन को हम रिलेट कर रहे हैं कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें हम आराम से बैठ जाएं, और एक तरफ आसन जो हमारे हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स भी हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने, भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने आसनों पे बहुत सारे आसन निकाले। तो सवाल कहीं ना कहीं एक तरफ कंफर्ट और एक तरफ हम अनकंफर्ट पोजीशन में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन होगा। तो अब आज हम इसी पर विचार ग्राइंडिंग करेंगे। तो हाँ, जब ध्यान में जाते हैं तो हमारा फाइनली ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बस फोकस करता रहूं और चित्तवृत्ति निरोधा स्टेट में चला जाऊं। तो जब मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये है, तो मैं इतने सारे आसन क्यों कर रहा हूं? अच्छा, और आसन ये कंफर्टेबल पोजीशन तो है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। अच्छा, अब आसन का मतलब एक तरफ हमारा कंफर्ट हो गया। अब हम जितनी भी आप आसन देखोगे, चाहे आप चक्रासन देख लो, चाहे पवन मुक्तासन देख लो, चाहे आप कोई भी आसन देख लो, आप ज्यादातर आसन कहीं ना कहीं हमारे लचीलेपन से इसका कनेक्शन है। ज्यादातर आप योगा में देखोगे जितने भी हम आसन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा लचीलापन लाते हैं। तो आसन का रिलेशन कंफर्ट से हमने पहले बताया था। अब हम आसन इज प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई चीज फ्लेक्सिबल है। मान लो एक आयरन है, आपका लोहा है, लोहे का बड़ा सी शीट है। अब उसमें से करंट अच्छा फ्लो होगा, क्या आप उसको ठोक पीट के तार बना लो, उसमें करंट अच्छा फ्लो होगा? थोड़ा सा सोचिए। अच्छा, अब हम आसन पे आते हैं। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी बताया। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया, अगर कोई चीज हमारी फ्लेक्सिबल है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें फ्लो अच्छा होगा, यानी सर्कुलेशन अच्छा होगा। इफ यू आर, इसका मतलब जब आप कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हो तो ब्लड सर्कुलेशन या आपका प्राणा का सर्कुलेशन, ब्लड एंड प्राणा टू डिफरेंट, तो आपका जितना भी जो सर्कुलेशन होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब जब हम आइडल कंडीशन में हैं, सारा सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक एक कंफर्ट पोजीशन हो गई। इसलिए आसन को हम कंफर्ट से रिलेट करते हैं। बट हमारी जो आसन में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, सूर्य नमस्कार करेंगे,
जितने भी आसन करेंगे तो उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ रहा है। और जब हमारा लचीलापन बढ़ेगा तो हम पद्मासन लगा के, सुखासन लगा के ध्यान में लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं। इसलिए हमारे जितने भी आसन के पोजेस हैं वो आए। आप सारे आसन देखोगे वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी से कनेक्टेड है। तो एक हमारा आई थिंक एक हमारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्टिव है मुझे ध्यान की स्टेट में जाना है, तो मेरे जहन में बार बार सवाल उठता था, तो मैं इतने सारे आसन क्यों करूं? तो मैंने क्या किया, जिम जाना ज्वाइन कर दिया। मुझे लगता था कि जिम होगा और ध्यान कर लो। वो समझ नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि योगा का पहली बात तो एक जो ओरिजिनल मीनिंग है हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। योगा एंड एक्सरसाइज आर टू डिफरेंट थिंग। अगर आप योगा में आसन कर रहे हो वो सोच के कि मुझे थॉटलेस कंडीशन में जाना है, इट मीन्स वी आर इन द करेक्ट पाथ, हम सही रास्ते पर हैं। मगर अगर हम सोच रहे हैं कि योगा में हम सारे पोजेस कर रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं योगा कर रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। अब तो हम आसन का मीनिंग तो समझ गए होंगे कि हमने पवन मुक्तासन किया, ठीक है, पवन मुक्तासन किया तो कहीं ना कहीं उससे हमारा लचीलापन बढ़ा, हमारे पेट की गैस की समस्या की प्रॉब्लम नहीं होगी और इश्यूज नहीं होंगे, गैस के इश्यूज नहीं होंगे, तो हम एक कंफर्ट पोजीशन में बैठ पाएंगे। या हमने चक्रासन किया, चक्रासन में हमारा रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। अब ये सोचो, हमारा ध्यान में सबसे मेन चीज होती है रीढ़ की हड्डी और ये हमारा स्कल, ये दो चीज बहुत कंपलसरी है। इसलिए जब भी हम ध्यान में बैठे तो हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, और जो हमारा स्कल तो ऑब्वियसली बात है सही रहेगा, तो हमारा रीढ़ की हड्डी और स्कल हमारा खोपड़ी हमारी प्रॉपर पोजीशन पे होनी चाहिए। अच्छा, अब आप आसनों में ज्यादातर एक्सरसाइजेस देखेंगे जितनी भी, मतलब काफी हद तक उन्होंने दो पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। एक पार्ट है आपका रीढ़ की हड्डी और दूसरा पार्ट आपका कोर, मींस आपका पेट। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो रीढ़ की हड्डी पे इसलिए ज्यादा फोकस किया क्योंकि जो कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी फ्लो होती है, हमारा जो प्राणा फ्लो होता है, जो महाप्राणा फ्लो होता है, वो हमारा मूलाधार पहले तो हमारे बेस से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, ब्रेन की तरफ, नीचे से ब्रेन की तरफ फ्लो होता है। तो हमारा जब रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी तो एक उसको अच्छा पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आसन का मतलब इज इक्वल टू रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए हम इतने सारे आसन करते हैं। और जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, अच्छा योगा में एक और टर्म होता है नाड़ीज, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो नाड़ीज का मतलब अभी हम इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि नाड़ीज का मतलब हमारा पाथ, यानी जब हम मान लो जब एक मान लो वायर है, तो एक वायर से हम करंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको एक पाथ मिल गया, फ्लो हो गया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। तो जब हम आसन करते हैं, जितने भी आसन करते हैं, लचीलापन आता है तो हमारी नाड़ीज ओपन होती हैं। उसका मतलब उनको हमारी जो प्राणा है 72,000 जो नाड़ीज बोलते हैं, उनको एक पाथ मिल जाता है। नाड़ीज को आप कोई कट करके देख नहीं सकते, इट्स अ पाथ। अगर आप देखोगे, मानो कि आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट पे जाओ या आप जिम में जाओ अपना क्या बोलते हैं बीएमआई कराने के लिए, तो आप देखिए थोड़ा सा आपकी बॉडी में करंट छोड़ा जाता है जिससे कि आपका विसरल फैट और ये सारी चीज पता करी जाए। तो करंट छोड़ा जाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी कंडक्टर है और एक कोई ना कोई पाथ बना रही है जिसके थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर से भी बहुत सारे पाथ हैं, जिस पाथ से हमारा एक फ्लो बनता है, एनर्जी का फ्लो बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 72,000 पाथ हैं हठ योगा प्रतिपिका के अनुसार, और शिव संहिता के अनुसार 1 लाख से भी ऊपर है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारे आसन से एक फायदा तो हो गया लचीलापन, मतलब हम एक लॉजिकल रूप से देखें, लचीलापन अच्छा होगा, फ्लो अच्छा होगा। तो जब हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, तो जब हम आसन करेंगे, प्रॉपर आसन करेंगे, तो हम एक लंबे टाइम तक सिटिंग में आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन से। अगर आप देखिएगा कि आप आलती पालती मार के बैठे हो, आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पैर में ऐसा लगेगा कि पैर सो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लो
रुक गया है। तो हम जब आसन करेंगे प्रॉपर, जितने भी आसन वगैरह करेंगे, तो हमारा फ्लो जो है वो प्रॉपर रहेगा और हम एक स्टिल कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक रह सकेंगे। तो यहाँ हमारा एक लॉजिकल तर्क निकल के आया कि अवाई आसन इज रिलेटेड टू कंफर्टेबल पोजीशन, और जब हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आसन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केवल यही है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। और वो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम एक पोजीशन में स्टिल कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक एक आराम से बैठ सकें। अच्छा, एक कंक्लूजन ये निकल के आया। अब कुछ ही आसन बना लेते। अब इतने कठिन कठिन आसन है, आप कभी देखो कि काफी योगी इतने कॉम्प्लेक्स आसन में बैठे हुए हैं, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब है? ये भी एक आ गया सवाल। तो यहां एक और कंक्लूजन निकलता है कि जब हम ध्यान की कंडीशन में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने सारे थॉट्स को न्यूट्रलाइज कर लें, यानी कोई थॉट हमको इम्पैक्ट ना करे। अच्छा, थॉट्स जो भी हमारा विचार है वो हमको इम्पैक्ट कैसे करता है? जब कोई भी कंडीशन हमारे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, जब ही तो इम्पैक्ट करता है। जब आप परेशान हो, कोई बंदा है, किसी से लड़ाई हो गई, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या सैलरी नहीं प्रॉपर टाइम पे आ रही है, या कोई भी तनाव है, जब ही तो आप इम्पैक्ट होते हो। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स पोजीशन हमारे आसन में क्यों है? सवाल ये था। तो यहाँ हमने एक चीज बोली कि हम जितना भी हमको इम्पैक्ट, हमारे विचारों को इम्पैक्ट हमारा सराउंडिंग, हमारे सिनेरियोज जो हमारी फेवरेबल कंडीशन में ना हो, वो हमको इम्पैक्ट करते हैं। तो अब आप एक तर्क लगाइएगा, मैं इतने कॉम्प्लेक्स आसन कर रहा हूँ, वो इसका मतलब क्या है? कि वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है और मैं उसमें अपने आप को बैलेंस रख रहा हूँ, स्टेबलाइज रख रहा हूँ। इसका मतलब क्या निकल के एक कंक्लूजन कि मैं अपने शरीर को, अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ कि जो चीज मेरे फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, उसमें भी मैं एकदम कंफर्ट पोजीशन में अपने आप को रेडी कर रहा हूँ। यानी इसलिए इतने इतने कॉम्प्लेक्स आसन आ गए कि इस आसन में, वो आसन मेरे फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, बट उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ब्रीथिंग से, उसको तपस्या से, वीकेंड से, उसको लॉन्ग टाइम तक करने से, कि अनफेवरेबल कंडीशन को भी मैं झेल जाऊं। यानी हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थॉटलेस बनाने के लिए हम अपने शरीर को ट्रेन कर रहे हैं। जब भी तो कहते हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल। पहले हमारा बॉडी ट्रेन होगी, फिर हमारा माइंड ट्रेन होगा, फिर हमारी अंतर यात्रा आएगी। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जितना भी आसन करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम एक कंफर्ट पोजीशन में काफ़ी टाइम तक बैठ जाएं। अगर आप वैसे भी बैठ पा रहे हो कंफर्ट पोजीशन में तो अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने जैसे पुरानी वीडियो में बताया कि अगर मैं शारीरिक रूप से कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, और मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर तमस पैदा हो जाएगा। इनर्शिया का एक पार्ट, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे, मगर अभी इस पॉइंट पे करते हैं। तो जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरी ऊर्जा ज्यादातर मूलाधार, आप कोई भी फॉर्म में ध्यान करोगे आपका मूलाधार एक्टिव होगा, और मूलाधार तमस का सबसे ज्यादा, तमस, आलस, इनर्शिया मूलाधार और स्वादिष्टान रीजन में होती है। वो उस ऊर्जा को फ्लो करने देती ही नहीं है। तो आप ध्यान करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस मूलाधार को टच कर रहे हो, हिट कर रहे हो, और वो एनर्जी को रोक के रखा है, इनर्शिया की तरह उसको रोके रखा है। तो क्या होगा, उसके अंदर का कहीं ना कहीं तमस इवॉल्व होता ही रहेगा। हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र होता है, ये हाई इनर्शिया का चक्र होते हैं, ये हाई इनर्शिया का रीजन होता है, और यही सबसे ज्यादा हमारा तमस रहता है। तो इसलिए कि अगर हम फिजिकल फॉर्म में एक्टिव रहेंगे, हम शारीरिक वर्कआउट करते रहेंगे, हम आसन करें लचीलापन लाने के लिए, फिजिकली एक्टिव रहें, साइकिलिंग करें, जिम करें, कुछ भी करें, हमारा शारीरिक रूप एक्टिव होना चाहिए। अगर मैं ध्यान बिना फिजिकल वर्कआउट के कर रहा हूं तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मेरे अंदर आलस पैदा हो जाएगा। तमस का मतलब आलस पैदा हो जाएगा। कोई काम करना है, अरे छोड़ो यार, नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही। मेडिटेशन ये भी ला देता है अगर हम उसको प्रॉपर गाइडेंस में तरीके से ना करें।
तो सबसे पहले हमको फिजिकली एक्टिव होना है, फिजिकली वर्कआउट करना है। कोई भी फॉर्म में वर्कआउट करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप जिम जाओ, कुछ लचीलेपन की एक्सरसाइज करो। ठीक है, जो हमारे बाबा रामदेव ने काफ़ी चीज़ें एक्सरसाइजेस बताई हैं लचीलेपन की। पवन मुक्तासन करो। स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी का बहुत बड़ा योगदान था ध्यान क्रिया योग के लिए। आज मेरी जितनी भी नॉलेज है उसमें मैं 100% मैं उन्हीं को समर्पण करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी डीप तरीके से योगा को लिखा है, समझाया है। वो मुझे नहीं लगता कि, शायद मेरी नज़र में नहीं है जिन्होंने बारीकी से जो स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी ने किया है बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो मेरा योगा के वीडियो से एक ऑब्जेक्टिव ये है कि घर घर तक योगा जाए, घर घर तक योगा की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पहुंचे कि योगा है क्या। ठीक। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं चाहता हूं कि मैं एक, पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, मेरी एक आंतरिक इच्छा है कि योगा का रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, फिजिसिस्ट हों, क्योंकि योगा केवल एक एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान जो होता है, हमारा मेडिटेशन होता है, वो हमारा डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सबको कैसे एक्टिवेट कर देता है। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। योगा में आप अगर और आप कुंडलिनी योगा के इंटरनल्स में जाओगे, चक्रास में जाओगे, तो नाड़ीज मिलेंगी। नाड़ीज क्या है? आपकी पाथ है, उनके जंक्शन क्या है? चक्रास है। और आप अगर आप फिजिक्स में जाओ तो फिजिक्स में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब बहुत सारे करंट एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, जंक्शन पॉइंट पे मिलते हैं, वहाँ सम जीरो हो जाता है। तो ये फिजिक्स, बहुत सारी चीज ही योगा से इंटर रिलेटेड है। तो योगा एक अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो आए और अपना इम्पैक्ट रिसर्च लगाएं उसमें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Generate by AI.